बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के इस वीक के वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करें कि फंक्शंस क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया कि फंक्शन हमारे पास एक नेम ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हम कोई भी रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं। हमने दो टाइप के फंक्शन डिस्कस किए। हमने कहा कि हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो टाइप के फंक्शन मौजूद हो सकते हैं। एक हमने कहा बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और दूसरे हमने कहा यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिख सकते हैं अपने कोड के अंदर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि हमारे पास किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को लिखने के चार स्टेप्स हैं। और वो चार स्टेप्स कौन से हैं कि सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम अगर आपने कोई भी फंक्शन अगर आपने लिखना है तो आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा डेफ के नाम के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको अपने फंक्शन का एक वैलिड नेम देना पड़ेगा। फंक्शन का वैलिड नेम हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन नेम के लिए वो सेम रूल्स फॉलो होंगे जो कि आप वेरिएबल का नेम रखते हुए फॉलो करते हैं। दैट मीन्स no space between the name of a function. That means no special character other than underscore. That means function name cannot be started with an integer number, but you can use integer number as a integer number in the name of a function later. You cannot start a function name with an integer, but you can use integer anywhere else, right? उसके बाद हमने कहा कि हम फंक्शन नेम के बाद लिखते होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अगर आपने जितने भी पैरामीटर्स पास करने हैं आप पैरामीटर्स यहाँ पे हम पास करते हैं और उसके बाद हम जो अगला काम करते हैं वो ये है कि हम यहाँ पे कॉलन प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिपीट करूं तो क्या होगा, सबसे पहले हमने डेफ का कीवर्ड लिखा, स्पेस के बाद हमने फंक्शन का वैलिड नेम रखा और फंक्शन का नेम रखते हुए जैसे हमने वेरिएबल का नेम रखते हुए एक कन्वेंशन रखी थी। कन्वेंशन का मतलब है इट्स नॉट अ रूल बट इट्स अ बेटर अप्रोच टू बाय द प्रोग्रामर टू यूज। तो हम कहते हैं कि आपने एक फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम एक ऐसा नेम रखना है जो कि बताए हमें कि ये क्या कर क्या रहा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने एक फंक्शन लिखना है जो कि आपको इवन नंबर्स के बारे में बता रहा है तो आप फंक्शन का नाम इवन रखें इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एबीसी, ठीक है, ताकि आपको नाम से ही पता चल जाए कि फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, राइट। ओके, देन हम लिखते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब है कि हम इसमें क्या वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि पैरामीटर के साथ किस तरह से काम करना है और विदाउट पैरामीटर्स हमने कैसे फंक्शंस लिखने, और उसके बाद हम कॉलन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमने इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट अपनी कोई भी लिखनी है। अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर आपको मोर देन वन स्टेटमेंट लिखनी है तो आप मोर देन वन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन आपको इंडेंटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा जितनी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है आप लिखें, और एंड पे हमने कहा कि चौथी चीज क्या है कि हम रिटर्न का कीवर्ड लिखते हैं। और अगर आपने कुछ रिटर्न करवाना हो कोई वेरिएबल तो आगे वेरिएबल का नाम रखते हैं, अदरवाइज आप रिटर्न कुछ भी ना करवाएं तो हमारा जो पाइथन का के फंक्शंस हैं वो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं जैसे हमने कहा था नन, ठीक है। और उसकी क्लास टाइप भी नन टाइप थी, ठीक। हमने ये भी डिस्कस किया था अपने वीडियो लेक्चर के अंदर कि हमारे पास बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें बताना पड़ता है कि रिटर्न टाइप क्या होगी तो फंक्शन रिटर्न करता है, लेकिन चूंकि हम कहते हैं कि हमारा पाइथन लूजली कपल्ड लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो हम कहते हैं यहाँ पे हम डेफ का कीवर्ड लिखते हैं, हम नहीं बताते कि हमारा फंक्शन रिटर्न किस टाइप का वेरिएबल कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो अब रिटर्न वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, राइट। ओके, ये हमारे पास था सिंटैक्स टू राइट अ फंक्शन। अब हम आते हैं कि हमने किस तरह से प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहला हम टास्क देखते हैं कि हमने क्या परफॉर्म करना है। हम कहते हैं कि राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स एंड रिटर्न देयर सम, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं पाइथन का एक फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने एक फंक्शन लिखना है जो कि दो वेरिएबल यूजर से एज एन आर्गुमेंट रिसीव करे और उनको सम करके उनका रिटर्न करे हमें सम। तो हम यहाँ पे पहले इसी फंक्शन को विदाउट पैरामीटर्स करते हैं और फिर विद पैरामीटर्स करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
पहले करते हैं विदाउट पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ का कीवर्ड, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो हमने करना क्या है, हमारा फंक्शन सम कर रहा है दो नंबर्स को, तो हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं सम, ठीक है, या एडिशन रख सकते हैं आप, और हम कोई पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे। उसके बाद हमने कॉलन कॉलन का जो सिंबल है वो डाला, और उसके बाद अब हम कुछ पास नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ यहीं पे इस फंक्शन के अंदर इनपुट लेनी पड़ेगी ताकि हम उन दो नंबर्स को सम कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे n1 पहला नंबर इनपुट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लोट ले लेते हैं ताकि इंटीजर भी हो तो भी काम चल जाए और फ्लोट भी हो तो भी काम चल जाए, ठीक है। या फिर आप इवैल का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये दोनों हमने यूज किए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं n2 और यहाँ पे फर्स्ट की बजाय सेकेंड नंबर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सम करना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं s का और उसमें n1 और n2 को सम कर देते हैं, और हम यहाँ पे फिलहाल रिटर्न कुछ नहीं करवाते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सम ऑफ n1 and n2 is equal to s, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गई फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, सम ऑफ n1 कॉमा n2 इज इक्वल टू सम। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि हमने इसको फंक्शन को लिख लिया, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन की, ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। तो फंक्शन के दो काम होते हैं, एक तो फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ता है, दूसरा हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो अभी तक हमने लिखा है ये है फंक्शन डिफाइन करना। अब इसे कॉल कैसे करेंगे कि आपने बाहर आना है फंक्शन की बॉडी से, और सिंपल जो फंक्शन का नेम होगा, ठीक है, आपने ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव किया, इनवैलिड सिंटैक्स, व्हाट डज इट से, ओके, हमने यहाँ पे इनपुट के बाद एक ब्रैकेट नहीं लगाई, ठीक है। जहां पे एरर आता है या तो उससे ऊपर वाली लाइन में एरर होगा या उस वाली लाइन में एरर होगा, ठीक है। जहां पे आपके पास इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है या तो उससे ऊपर वाली लाइन देखें या उससे नीचे वाली लाइन देखें। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज हम कहते हैं 10 और सेकंड नंबर हम कहते हैं 20। तो सम ऑफ 10.0 एंड 20.0 इज इक्वल टू 30.0, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट ली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इवैल लूं तो वो इवैल्यूएट कर लेगा कि फंक्शन में वेरिएबल मैंने इंटीजर एंटर किया या फ्लोट एंटर किया, सो इट्स अप टू यू, ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं। अब हम जो हमें रिक्वायर्ड टास्क दिया गया है, जो कि है कि राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स एंड रिटर्न देयर सम। अब ये काम करते हैं। अभी हमारा जो फंक्शन हमने लिखा है ये दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आपने दो पैरामीटर्स पास करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन के बाहर इनपुट लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे पहले भी ले सकते हैं, आप इनपुट बाद में भी यहाँ पे ले लें, फंक्शन से पहले बेशक ले लें, हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। जहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उससे पहले हमने फंक्शन की इनपुट ले ली, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो दो वेरिएबल यहाँ पे आपने n1 और n2 इनपुट लिए हैं, ये दोनों आपने यहाँ पे पास करने, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं num1, num2, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं s का, जिसे हम कहते हैं num1 और num2 को सम करो, और हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न, इन दोनों का सम रिटर्न करना था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न s, ठीक है। ये हमारी फंक्शन की बॉडी होगी। जब आपको मेंशन हो कि दो पैरामीटर या दो आर्ग्यूमेंट्स पास करें, तो आपने क्या करना है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि जो सम का
फंक्शन होगा उसकी जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर हमें दो वेरिएबल्स लिखने हैं, ठीक है। और जब आप इसे कॉल कर रहे होंगे तो यहाँ पे जितने आर्गुमेंट्स आपने यहाँ पे पास किए हुए हैं उतने नंबर्स यहाँ देना मस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास किए हुए हैं तो यहाँ पे दो नंबर देना मस्ट है, तो हम n1 और n2 जो इनपुट लेंगे वो हमने यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। अगर आप इनपुट नहीं लेते, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 5 and 1, ठीक है। और अब जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है, वो वैल्यू हम, ये जो फंक्शन हमने लिखा है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ना, तो इसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल रख देते हैं x, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं हम सम इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको पहले रन करके देखते हैं, फिर इसको एक दफा दोबारा समझते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, सम इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यूजर से इनपुट लूं यहाँ पे, तो मैं इसको खत्म कर देती हूँ कमेंट को, तो सबसे पहले मुझसे जो मेरा इंटरप्रेटर है वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे, ठीक है। फंक्शन की चूंकि कॉल नहीं किया हुआ हमने, तो जो चीज सबसे पहले पड़ेगा वो ये लाइन पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले पड़ेगा n1, तो इनपुट लेगा यूजर से, फिर n2 दूसरी इनपुट लेगा, उसके बाद x इज इक्वल टू सम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इंटरप्रेटर का जो फ्लो है वो यहाँ से चला जाएगा इधर, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, उसके बाद हमारे पास ये सम इज इक्वल टू वाली लाइन चलेगी, और सम इज x इज इक्वल टू सम। तो जैसे ये वाली लाइन चलेगी, आपका जो इंटरप्रेटर का कंट्रोल है वो यहाँ से शिफ्ट होके इस फंक्शन पे चला जाएगा, ठीक है। और इस फंक्शन में n1 में आपने जो भी वैल्यू पास की होगी वो यहाँ पे num1 के अंदर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। n1 वाली वैल्यू है num1 के अंदर कॉपी हो गई, और n2 वाली वैल्यू num2 के अंदर कॉपी हो गई, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे हमने लेट्स सपोज 10 और 20 पास किया हुआ था, ठीक है। तो num1 के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, 10, और num2 के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, 20, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों को सम करेंगे, अब यहाँ पे s के जो वेरिएबल है उसके अंदर num1 के अंदर क्या वैल्यू कॉपी हुई है, 10, तो 10 और प्लस 20, 30 s इक्वल आ जाए, s के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कहा है रिटर्न s, तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें, ये रिटर्न करेगा हमें 30, ठीक है। और ये रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहां से फंक्शन ने कॉल किया था आपके सम के, जहां से इंटरप्रेटर ने सम को कॉल किया था, तो यहाँ आया था, और यहाँ से रिटर्न होके वापस कहाँ जाएगा, इस x के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे x के अंदर अब क्या वैल्यू आ गई, 30। तो जैसे ही आपके पास x के अंदर वैल्यू स्टोर हुई, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, प्रिंट सम इज इक्वल टू x की वैल्यू, तो सम के आगे 30 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दफा रन करके ये दिखाती हूँ कि जो हमने कहा है वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं। हमने रन किया, सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 10 हमने एंटर किया, फिर 20 एंटर किया, तो सम इज इक्वल टू 30.0 डिस्प्ले होके आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसको डिबग करके भी देख सकते हैं। डिबग के लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें पाइथन शेल में जाना है, डिबगर को ओपन करना है, देन हमें अपने फंक्शन प्रोग्राम को रन करना है। जैसे ही हमने रन किया, सबसे पहले हमारे पास जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो यहाँ पे था, ठीक है। अब उसके बाद हम ओवर पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास n इज इक्वल टू 1 फ्लोट वाले पे आया, हमने इनपुट दी, ओवर करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं 10, ठीक। तो अब 10.0 आ गया, उसके बाद ओवर पे क्लिक करूंगी, सेकेंड इनपुट देनी है 20, मैंने इनपुट दे दी, एंटर क्लिक किया, अब मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू सम पे। अब जब मैं ओवर पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास प्रिंट सम की जो स्टेटमेंट है उससे पहले मेरा जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाएगा जो फंक्शन डेफिनेशन है वहां पे, और जो भी वहां पे प्रोसेसिंग है वो होगी, और उसके बाद रिटर्न वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, और रिटर्न के बाद सम इज इक्वल टू 30 मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको
समझना हो तो दिस इज हाउ वी पास आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स टू अ फंक्शन एंड रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन. ठीक है. Okay. Next is write a function that accepts two numbers and swap them and print the swap number. Now in this function we are not asked to return something. The programmer or the user says that swap the numbers, pass two numbers, swap them and print them. You can print them in function body if you want. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्वैप का फंक्शन बनाते हैं, इसको खत्म करते हैं. वेट अ सेकंड, खत्म नहीं करते बल्कि हम इनपुट तो यूजर से लेंगे. ठीक है. हम यहाँ पे ये खत्म करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं स्वैप का फंक्शन num1 और num2 हमने पास किए. अब स्वैपिंग बेसिकली होती क्या है, हम दो नंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो आपस में चेंज कर देते हैं. जब हम कह रहे हैं वैल्यू चेंज कर देते हैं तो जब हम ये लाइन लिखेंगे n1 और n2 यूजर से इनपुट लेंगे तो मेमोरी में बेसिकली क्या हो रहा होता है, मेमोरी में हमारे पास दो बॉक्सेस बनते हैं. ठीक है. ये एक बॉक्स बना और इसके बाद हमने ये दूसरा बॉक्स बना दिया. दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर होगी. हम पहले के अंदर वैल्यू कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये है n1 और ये है हमारे पास n2. ठीक है. अच्छा, इसको हम खत्म कर देते हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं खुद से कि ये हमारा n1 है, ये n1 है. ठीक है. एंड दिस इज n2. ठीक. यूजर ने इनपुट किया यहाँ पे 10 और ये है 30 लेट्स सपोज. ठीक. अब हमें जब स्वैप का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि n1 के अंदर 30 आ जाए और n2 के अंदर 10 वाली वैल्यू कॉपी हो जाए. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू इधर आ जाए और ये वाली जो वैल्यू है n1 की वो यहाँ पे चली जाए. अब आप जरा सोचें एक सेकंड के लिए कि किस तरह से आप स्वैप करेंगे. नॉर्मली अगर आप दो बंदों को चेयर मैं कहूँ कि आपने चेयर स्वैप करनी है, एक दूसरे की जगह लेनी है, तो आप क्या करेंगे, और एट अ टाइम कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता. एक बंदा खड़ा हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते. तो आप क्या करेंगे, आप एक थर्ड चेयर रखेंगे. पहला वाला बंदा उठ के उस चेयर पे आएगा. ठीक है. दूसरा बंदा वो जो सेकंड चेयर पे है वो फर्स्ट वाली चेयर पे चला जाएगा. ठीक है. और जो ये थर्ड चेयर हमने टेम्परेरी तौर पे रखी थी, वहां पे जो पहला वाला बंदा आया था वो आपकी जो सेकंड चेयर है उस पे चला जाएगा. ठीक है. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, लीव दैट एग्जांपल. हम यहाँ पे लिख के देखते हैं. हम कहते हैं हम यहाँ पे एक और बॉक्स रखते हैं. हम यहाँ पे एक बॉक्स रखते हैं, स्पेशल बॉक्स, जिसको नाम हम दे देते हैं टेम्प का. ठीक है. ये हमारे पास टेम्परेरी बॉक्स है. ठीक. अब हम क्या करते हैं, n1 की वैल्यू कॉपी कर देते हैं हम टेम्प के अंदर. ठीक है. तो टेम्प के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 10. ठीक. अब हम n2 की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 30 से. ठीक है. अब यहाँ 30 आ गया. सही. 10 हमने पहले से कॉपी कर लिया था यहाँ पे. अब तीसरा काम आपने क्या करना है कि जो टेम्प के अंदर वैल्यू है ये आप कॉपी कर दें n2 के अंदर. n2 के अंदर 30 पड़ा हुआ है तो इसको आप ओवरराइट कर दें 10 के साथ. तो देखिए वैल्यू हमारी चेंज हो गई है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि इसे किस तरह से हमने प्रोग्रामिंग में लिखना है. जब हम कह रहे हैं कि हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्प इक्वल टू 0. ठीक है. कि पहले टेम्प के अंदर कुछ भी नहीं, हमने 0 रखा हुआ. अब हम कहते हैं कि जो वैल्यू num1 है वो आप कॉपी कर दें टेम्प के अंदर. ठीक है. फिर हम कहते हैं num2 जो वैल्यू है उसको आपने num1 के अंदर कॉपी कर देना है. ठीक है. उसके बाद हम कहते हैं जो num2 वाली वैल्यू है उसके अंदर आपने क्या कर देना है, टेम्प पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्टोर कर दें. ठीक. अब एक दफा बिफोर स्वैपिंग हम प्रिंट करवा लेते हैं. हम लिखते हैं प्रिंट
बिफोर स्वैपिंग क्या है जी, n1 की वैल्यू है, num1 है, num1 इज इक्वल टू num1 कॉमा num1 एंड num2 इज इक्वल टू num1 कॉमा num2। ठीक है, और इधर हम स्वैप के बाद भी प्रिंट करवा देते हैं, आफ्टर स्वैपिंग num1 एंड num2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब फंक्शन के बाहर आके हमने दो इनपुट ली यूजर से और उसके बाद हमने स्वैप के फंक्शन को कॉल कर दिया। हम कहते हैं स्वैप n1 n2, दो फंक्शन, दो वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं, ओके, कॉमा एंड कॉमा, Control S, save, and now run this program. Enter first number, let's suppose 45 and second number is 12. ठीक है, बिफोर स्वैपिंग जो num1 है वो है 45 और num2 है आपके पास 12। आफ्टर स्वैपिंग num1 आपके पास आ गया 12 और num2 आपके पास आ गया 45। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले अगर इस लाइन को पढ़ें तो हमने क्या किया, हमने टेम्प के अंदर num1 वाली वैल्यू को कॉपी कर दिया, num1 के अंदर num2 वाला नंबर जो है वो कॉपी कर दिया, और num2 जो कि 30, अब उसने जो हमने एग्जांपल पहले लिया उसके अंदर 30 स्टोर हुआ था, तो अब उसके अंदर हमने 10 वाली वैल्यू जो टेम्प के अंदर हमने टेम्परेरी तौर पे स्टोर की थी वो हमने कॉपी कर दी। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यूज हैं वो ओवरराइट हो जाएंगी। सही, so this is how we swap two values using function। अब उसके बाद हमारे पास है write a function to find the minimum among two numbers, pass both the numbers as an argument and return the minimum number, and the fourth function says कि find the maximum number। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों फंक्शन को इकट्ठा करके एक में बना लेते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज पहले अलग अलग बनाते हैं फिर इकट्ठा बना लेंगे। हम मिनिमम का फंक्शन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मिनिमम का फंक्शन क्या होगा कि हमने यहाँ पे यूजर से दो नंबर इनपुट ले लिए, इफ num1 इज लेस देन num2 तो हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न num1। ठीक है, एल्स अच्छा, यहाँ पे हम एल्स इफ लगाते हैं, num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर 1 लेस नहीं है तो num1 इज लेस देन num2 तो num1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर num1 इज ग्रेटर देन num2 तो हम क्या रिटर्न करेंगे, num2। ठीक है, एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, लेट्स सपोज हम कहते हैं रिटर्न 2। ठीक है, फिलहाल ये लिखते हैं, और ये 2 क्यों लिखा है ये मैं बताती हूँ, या रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमने क्यों लिखा है रिटर्न 0, क्योंकि या तो तीन पॉसिबल कंडीशन है, या दो नंबर आपस में एक दूसरे से ग्रेटर हो सकते हैं या लेस हो सकते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, हमने ग्रेटर और लेस की कंडीशन तो लगा दी, लेकिन इक्वल के केस में हम 0 रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने मिनिमम की कंडीशन रख दी है, हम यहाँ पे x रख लेते हैं कि जो भी रिटर्न होगा मिनिमम नंबर वो इसमें आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं मिनिमम नंबर इज इक्वल टू x, और नीचे कंडीशन लगा देते हैं इफ x, ये पहले लगाते हैं। ठीक है, इफ x इज इक्वल 0 तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है
both numbers are equal, ठीक है। else में हम कहते हैं अगर ये if नहीं है तो हम else यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि हमारे पास मिनिमम नंबर हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल करते हैं हम नंबर को, ठीक है। सबसे पहले ये दो नंबर्स इनपुट लिए जाएंगे, उसके बाद मिनिमम के फंक्शन में दोनों को पास किया जाएगा। मिनिमम का फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, या तो num1 रिटर्न करेगा, या num2 रिटर्न करेगा, या 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर उसने हमें 0 रिटर्न किया तो हमने क्या प्रिंट करवाना है कि दोनों नंबर इक्वल है। अगर 0 नहीं रिटर्न करता, num1 या num2 रिटर्न करता है, तो हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देनी है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर एंटर करवाया हमसे उसने 10 और 45 एंटर कर देता है, तो मिनिमम नंबर इज 10.0, ठीक है। अब मैं दो नंबर इक्वल करके भी आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए। मैं एंटर करती हूँ 10 and 10, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसी में अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन का नेम चेंज करेंगे और फिर ये कंडीशन चेंज करेंगे। या तो एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो सकता है, या लेस हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। सेम लाइंस में आपने अपना वो कोड मैक्सिमम के लिए लिखना है, ताकि आपको पता चले कि कोड मैक्सिमम का कैसे लिखेंगे। एग्जैक्टली सेम लाइन फॉलो करेंगे, जस्ट आपने जो ऑपरेटर है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने रिटर्न वैल्यू देखनी है कि क्या करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है write a function that accepts 3 sides of a triangle and return the type of triangle, ठीक है। अब हमने फंक्शन को पास करनी है 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और वो 3 साइड्स क्या हो सकती हैं, या तो अगर 3 साइड्स इक्वल होंगी तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो आइसोलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों साइड्स नॉट इक्वल है, अनइक्वल है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। सो लेट्स कोड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो फंक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं। सबसे पहले तो नाम चेंज करेंगे, ठीक है। हम लिखते हैं लेट्स सपोज ट्रायंगल, ठीक है। और हमने क्या करना है, साइड 1, साइड ओके, साइड 1, साइड 2 लिखने के बजाय हम S1, S2, S3 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है ये हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे हम इनपुट लेंगे 3 साइड यूजर से, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, ठीक है। अब इनपुट क्यों ले रही हूं मैं, क्योंकि मोस्टली हम यूजर से ही इनपुट लेंगे। मैं यहाँ पे आपको हर प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेके दिखा रही हूँ, इसीलिए ताकि आप जब अपना प्रोग्राम कोड करें तो आपको आदत हो कि आपने इनपुट यूजर से लेनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंटीजर, हम इंटीजर टाइप वैल्यू ही इनपुट करवाएंगे, या आप यहाँ पे इवैल लिख लें, ठीक है। ओके, second number, enter first side, second side and third side, ओके। अब उसके बाद हम अपना जो फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं हमने 3 साइड इनपुट ले ली और हमने 3 साइड ट्रायंगल को के फंक्शन को पास भी कर दी, ठीक है। ट्रायंगल के फंक्शन को हमने साइड 1, कॉमा साइड 2, कॉमा साइड 3 पास करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, पहली हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर तीनों साइड इक्वल हुई तो आपने प्रिंट करवाना है कि आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 2 साइड इक्वल हुई तो आपने उसे प्रिंट करवाना है आइसोलेस ट्रायंगल। तो अब हम ओपन करते हैं, सबसे पहली कंडीशन लिखते हैं इफ S1 is equal S2 and S2 is equal S3, यही बनेगा ना। अब लॉजिकली अगर आप सोचें तो अगर S1 S2 की इक्वल है
और S2 S3 की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपकी तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो हम प्रिंट करवाते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट? ओके, नेक्स्ट इज what if, else if all the three sides are not equal but any two sides are equal। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि S1 is equal to S2 और, ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंड लगाया था कि ये भी और ये भी दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर S1 S2 इक्वल हैं, या फिर S2 और S3 इक्वल हैं, या फिर S1 और S3, ठीक है, ये इक्वल है, दो तीनों साइड में से कोई भी दो साइड इक्वल हुई तो हमने क्या प्रिंट करवाना है, आइसोलेस ट्राइंगल। राइट, ओके, नेक्स्ट इज कि आपके पास कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो हम यहां पे लिखते हैं else if S1 is not equal to S2 and S2 is not equal to S3। ठीक है, S1 S2 की इक्वल नहीं है और S2 S3 की इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है, आप दरम्यान में एंड अगर ना भी लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, S1 is not equal to S2, S2 is not equal to S3, ये भी ठीक है तरीका, ये वाला तरीका भी ठीक है। मैं दोनों, ये वाली मैंने एंड के साथ लिखी और ये मैंने एक ही एक्सप्रेशन बनाया, तो मैं दोनों के थ्रू आपको रन करके बताती हूँ कि कोई मिस्टेक आपकी आउटपुट में नहीं आएगी। हम प्रिंट करवाते हैं स्केलन ट्राइंगल, राइट? अच्छा, अब हमने 3 इनपुट ले ली, उसके बाद हमने ट्राइंगल के फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड चेक व्हाट इफ आवर आउटपुट इज राइट और नॉट। साइड एंटर करते हैं, पहले तीनों साइड इक्वल एंटर करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या ट्राइंगल आती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गई, उसके बाद हम दो साइड इक्वल एंटर करते हैं और तीसरी साइड अनइक्वल एंटर करते हैं, तो दिस इज एन आइसोलेस ट्राइंगल व्हिच इज आल्सो राइट। अब हम ऐसे करते हैं कि पहली दो वैल्यूज चेंज करते हैं, पहली वैल्यू 20 रखते हैं, फिर 10 10 रखते हैं। ठीक है, स्टिल हमारे पास आइसोलेस ट्राइंगल आ गई। ठीक है, अब हम तीनों वैल्यूज डिफरेंट रखते हैं, लेट्स सपोज 20 70 एंड 48, तो दिस इज स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारी इनपुट आउटपुट थी कि हमारे पास टाइप ऑफ ट्राइंगल पता चलनी चाहिए हमें कि कौन सी ट्राइंगल है। अगर हमने 3 साइड्स इनपुट की हैं तो हमारा प्रोग्राम हमें बता रहा है। ठीक है, कि अगर यूजर 3 इक्वल साइड एंटर करता है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगी, अगर 2 इक्वल साइड हैं तो वो आइसोलेस ट्राइंगल होगी, तीनों अगर अनइक्वल साइड्स हैं तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल हमारा स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज you have to write a simple code for calculator, and the calculator should perform the functions of addition, subtraction, multiplication, division, and at the end you need to create a function of menu and main, and you just need to call main function to execute the whole program। अब main function के अंदर आपने menu बनाना होगा कि अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो ये फंक्शन चले, 2 इनपुट करता है तो ये फंक्शन चले, 3 से ये और 4 से ये। ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, मेन्यू बेस हमने कैलकुलेटर सिंपल बनाया हुआ, अब हम फंक्शन एम्बेड करेंगे उसके अंदर। सो लेट्स क्विकली चेक आउट कि कैसे हम इस प्रोग्राम को करेंगे। सबसे पहले खत्म करते हैं इसको, सबसे पहले सम का प्रोग्राम बनाते हैं। क्या कहते हैं सम का प्रोग्राम? दो आपके आर्गुमेंट्स लेगा, नाम 1 एंड नाम 2, और आपको दो नंबर्स को सम करके उनका जो एडिशन है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, या हम इसको ऐड कह देते हैं और यहां से हम इस फंक्शन को मैं ऐड का फंक्शन कह देती हूँ। ओके, नहीं, आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन ऑफ सम। ठीक है, तो आप इसका नाम सम ही रखेंगे।
और यहाँ पे हम ऐड को रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद हमें दूसरा फंक्शन लिखना है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। उसमें भी हमें सेम काम करना है कि दो नंबर्स हमें पास करने हैं, num1 num2, ठीक, और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस लिख देती हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू num1 माइनस num2, और मैं रिटर्न करवा देती हूँ माइनस को, ठीक हो गया। थर्ड फंक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। उसमें भी दो नंबर्स पास करने हैं, num1 num2, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे num2 मल्टीप्लाई करते हैं और रिटर्न करते हैं हम प्रोडक्ट को, ठीक है। फोर्थ फंक्शन इज डिवीजन, ठीक। डिवीजन में भी हम दो नंबर पास करते हैं, num1 num2, और d इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2, और रिटर्न कर देते हैं हम d को, ठीक है। अब ये तो हमारे सिंपल प्रोग्राम्स हो गए सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन के। अब अगर मुझे मेन्यू बनाना है, एक फंक्शन और बनाना है मेन्यू का, तो मैं लिखूंगी डेफ मेन्यू, और इसमें कुछ पास नहीं कर रही मैं। मेन्यू में सिर्फ हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट 1 फॉर सम, ठीक है, \n 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, और \n 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, \n 4 फॉर डिवीजन, राइट, ओके। ये हमारा मेन्यू हो गया। अब इसके बाद हमें एक और फंक्शन बनाना है, जो मैंने कहा था मेन के नाम का फंक्शन बना रहा है। एट द एंड आपको सिर्फ मेन को कॉल करना है, ठीक है। हम मेन का फंक्शन बनाते हैं, हम लिखते हैं डेफ मेन, ठीक, और हम यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू को कॉल करते हैं, ठीक है, कि मेन्यू सबसे पहले प्रिंट हो। अब मेन्यू के बाद हमें 1 2 3 कोई चॉइस लेनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं, चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर चॉइस, ठीक है। अब यूजर ने चॉइस एंटर की, और हमने क्या करना है, उस चॉइस की बेस पे इस जो फंक्शन है उन्हें कॉल करना है। इफ ch इज इक्वल 1, तो हम क्या कॉल करेंगे, हम सम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो नंबर्स खुद ही से पास कर रही हूँ, लेकिन आपने यूजर से इनपुट लेके करना है, ठीक है। उसके बाद else if ch इज इक्वल 2, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नंबर्स को। मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ 3 1, ठीक है। else if यूजर ने चॉइस ले ली थर्ड, ठीक, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए 3 और 4, ठीक है। व्हाट इफ यूजर चूज करे 4, तो मैं यहाँ पे div का मेथड के अंदर दो नंबर पास कर देती हूँ 4 2, ठीक है। और else में लिख देती हूँ प्रिंट इनवैलिड चॉइस, सही हो गया। अब मैं ये फंक्शन मेन का लिख दिया। अब एंड पे, अब देखिए इस मेन के फंक्शन के अंदर मैंने सारे फंक्शंस कॉल किए हैं, तो एंड पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मेन के फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। मेन के फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, मैं आपको एक दफा यहाँ पे इसका फ्लो बताती हूँ, ठीक है। मेन के फंक्शन को कॉल करूंगी, सबसे पहले इंटरप्रेटर इसको कॉल करेगा,
ठीक है। मेन का फंक्शन तुम्हारा कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मेन मेन्यू का फंक्शन कॉल होगा। मेन्यू का फंक्शन ये है, ठीक है। तो हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। उसके बाद कंट्रोल वापस शिफ्ट हो, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा कंट्रोल वापस शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो हमसे चॉइस मांगी जाएगी, ठीक है। अब मैंने चॉइस में लेट्स सपोज 1 एंटर किया, तो जैसे ही CH इक्वल 1 वाली कंडीशन ट्रू होगी, सम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मेरा कंट्रोल बेसिकली कहां शिफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा यहां से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा सम के फंक्शन पे, ठीक है। सम के फंक्शन में पहला नंबर जाएगा num1 के अंदर 1 और num2 के अंदर 2, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 2। 1 और 2 का सम आ जाएगा ऐड के अंदर और यहां से 3 रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके कहां आएगा, वापस इस सम के पास, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मेरी गलती समझ में आ गई कि मैंने गलती क्या की हुई है कि यहाँ पे रिटर्न होके वैल्यू तो आ गई, 3 आ तो गई, लेकिन उसे प्रिंट तो करवाया ही नहीं है मैंने। तो एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू दिस और उसके बाद आप प्रिंट करवा दें x को। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली जो भी चीज आ रही है उसको प्रिंट करवाते जाए। तो प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही इस फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप वो लिख लें, but I will suggest you to use a variable x to store the variable x or any other variable to store the return value and then print it, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से मैंने तरीके दोनों बता दिए आपको, बेटर वाला x वाला, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को एंड देन वी विल रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मेन्यू आया, आई हैव टू चूज नंबर 1 2 3 और 4। आई विल चूज 1 एंड द सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 3, ठीक है। रीरन करके प्रोग्राम को चेक करें आपके सारी चॉइसेस जो है वो ठीक आ रही हैं कि नहीं। जहां पे गलती आएगी, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे तो मैंने नंबर खुद पास किए ना 4 and 2। व्हाट इफ यूजर हैव टू एंटर द नंबर्स एंड यूजर एंटर्स 4 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, हमारे पास इंफिनिटी आ जाएगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है उसमें n2 जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपने इसमें चेक कर लेना है। तो ये है हमारे पास तरीका किस तरह से आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन देखने हैं। हमने सारे तरीके देखे हैं कि अगर आपको पैरामीटर पास करने हो तो कैसे करना है, अगर आपको पैरामीटर पास नहीं करना तो कैसे करना है, अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो कैसे करनी है, और अगर आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो आप कैसे लिखेंगे कोड को। सो आई होप आपको फंक्शन क्लियर हो गए हैं। सो नाउ यू कैन राइट एनी फंक्शन इफ आई से write any function in your exam, so you can do that, ठीक है। That's all for today. Today's lecture I hope आपको समझ आ गई होगी। Hope to see you again. Allah.